नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है और हर जुमेरात को हम इस प्रोग्राम को लाइव आपके सामने पेश करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और अभी फ़्लू भी जो कि कॉमन फ़्लू है वो बढ़ता जा रहा है और स्पेशली दिल के मरीज़ों के लिए ये फ़्लू भी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उम्र जब 60-70 साल से ज़्यादा हो जाए और साथ दिल का आर्जा लाक हो तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और सिंपल बीमारियां, नमूनिया और इस तरह की बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस मौसम से पहले जो बुज़ुर्ग हैं और कार्डियक पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो फ्लू वैक्सीन भी लगवा लें ताकि फ़्लू से बचा जा सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो कोरोना की वैक्सीन है वो सारे लगवा चुके होंगे, अगर नहीं लगवाई तो वो भी इंतहाई ज़रूरी है। और कोरोना भी अभी शुक्र है कि कम हो गया है, पर अभी भी हमारे माशरे में और हमारे इस एरिए में मौजूद है और ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाई जाए, एहतियात भी की जाए, मास्क पहना जाए ताकि आप बच सकें। कार्डिक पेशेंट्स के लिहाज से इंतहाई ज़रूरी होता है कि क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है तो वैक्सीन लगवाना इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो कोरोना की हो या फ़्लू की हो, ताकि किसी भी मौजी बीमारी, नमूनिया जैसी मुश्किलात से बचा जा सके। नाजरीन, आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का नंबर है 051-945-0030। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051-945-0030। नाज़रीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट भी रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद को हेड कर रहे हैं और इसमें इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जहाँ पे मुकम्मल एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास के मरीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सेहत कार्ड पे भी उनका ख्याल रखा जाता है। इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू द शो। सर, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत से हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं जो सर्दियों में हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और अचानक प्रेजेंट करते हैं, सिंपल खांसी शुरू होती है और नमूनिया बन जाता है और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि वेंटिलेटर पे मरीज़ चले जाते हैं। तो आप इस मौसम के शुरू होने में तब्दीली पे हमारे दिल के पेशेंट्स को, जो कि जिनको स्टेंट पड़े हुए हैं, जिनके बाईपास हुए हुए हैं या जिनके दिल कमज़ोर हैं और हार्ट फेलियर के शुरू से मरीज़ हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? जी आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है और स्पेशली हमारे जो एल्डरली पेशेंट हैं या वो कार्डिक पेशेंट है जिनके हार्ट कमज़ोर हो चुके हैं और ज़्यादातर वो फेलियर में चले जाते हैं और ये छोटी सी एक इन्फेक्शन जो उनको फेलियर दोबारा ज़्यादा कर सकती है और अंजाइना और हार्ट अटैक कर सकती है, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अक्टूबर में उन्हें अपनी जो फ्लू की वैक्सीन है वो लगवा लेनी चाहिए और या निमोनिया की जो वैक्सीन है वो लगवा लेनी चाहिए। और पिछले 1-2 साल से इशू रहा है कि हमारी जो फ्लू की वैक्सीन है वो नहीं मिल रही थी, लेकिन इस साल अभी मार्केट में आ गई है, तो इसलिए वो फ्लू वाली वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि जब भी देखा है कि लोग इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं तो उनके हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर ज़्यादा होने का या वो फ्लोरल पल्मोनरी एडीमा जो होता है उसके सबब बनता है चेस्ट इन्फेक्शन। उसमें नमोनिया ज़्यादातर होता है या लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से वो जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और मरीज़ जो है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और फेलियर में चला जाता है, जिसमें से उसके फेफड़े पानी से भर जाते हैं और सांस वगैरह उसका कम हो जाता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। तो एक अच्छी खासी इमरजेंसी बन जाती है और कई दफ़ा नौबत आ जाती है कि मरीज़ को हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। तो उससे बचत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि फॉर दैट मैटर वो भी बुज़ुर्ग हजरात जिनको कोई भी बीमारी हो, जैसे दमे वाले मरीज़ हैं या जिनको पुरानी लंग की बीमारी है या कोई कैंसर की बीमारी है या ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें से उनके कोई भी वो डिज़ीज़ इस इन्फेक्शन की वजह से बढ़ सकती है या अनकंट्रोल हो सकती है, तो उसमें ये जो वैक्सीन लगवाना, फ्लू की वैक्सीन लगवाना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उससे कई दफ़ा शॉट ऐसे होते हैं, दो ये सारी जितने फ्लू होते हैं वो सारे को कवर तो नहीं करते, लेकिन जो भी कॉमन स्ट्रेन हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसमें काफ़ी हद तक कवर होता है और ये इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है सर, एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इरफान बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी इरफान साहब, सवाल कीजिएगा। मैं जी कार्डिक पेशेंट हूँ। 2019 में मुझे 3 स्टेंट डले थे। जी, कितने स्टैंड डले थे? 3। 3 स्टैंड। और कितने, कब डले थे जी?
2019 में। जनाब पूछना मैं 2-3 तो कॉमन से जो कार्डिक पेशेंट के क्वेश्चन है मुझे ये सर बताएं कि ये जो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स होता है ये एक्यूरेट होता है, हम सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जा सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके नहीं सर मेरा दूसरे जी जी जल्दी अपना जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी उसमें देख लें। जी जी। दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर किसी वक्त ज्यादा ब्लड प्रेशर एकदम हो जाए, किसी टाइम बार दफा हो जाता है, कुछ खाने पीने या उसमें गुस्से से या किसी चीज से अवॉइड तो करते हैं, तो फौरी तौर पे उसके लिए मतलब कैपोटेन और लैक्टिक्स के अलावा आप प्लीज कुछ गाइड कर सकते हैं कि किस तरह हॉस्पिटल ना रश करना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल जाते जाते ट्रैफिक के हैजर्ड्स की वजह से मजीद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है? वैसे कंट्रोल रहता है बिल्कुल, लेकिन एट टाइम्स कभी कभार मतलब 3 महीने 4 महीने बाद कोई एक स्पाइक आ जाती है। वो कितना ज्यादा हो जाता है? स्पाइक मतलब कितनी आती है? हो जाता है 180/100। ओह अच्छा। और ये आप मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर की भी कोई दवाई खाते हैं? हाँ जी, मैं ब्लड प्रेशर की 2 गोलियां खा रहा हूँ, जी, एक कॉन्कर एंड सेकंड इज रेमीपेस। कॉन्कर 5 मिलीग्राम एंड रेमीपेस जो है वो खा रहा हूँ 10 मिलीग्राम। आपकी जो वैसे ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से नीचे रहता है? हाँ जी, वैसे 140/90 से रूटीन में रहता है, किसी वक्त इमरजेंसी अगर कभी हो जाए उसके लिए मैं पूछूं। आपकी एज कितनी? आपकी एज कितनी है? मेरी एज 61 ईयर है जी। ठीक। और मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ। ठीक है। और पहले भी आपसे बात हुई थी। और दूसरा ये है कि रिसेंटली मैंने अपने सारे टेस्ट भी करवाए हैं, और जिसमें मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 112 आया, ट्राइग्लिसराइड 90 है, और जो LDL है दैट इज 62। ठीक है। ठीक। और सर मैं लिपिगेट 40 मिलीग्राम वंस अ डे डेली खा रहा हूँ फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक और है। मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि मैंने कहा भी उन्हें कि मेरी बात हुई है तो वो इसको मैं 20 पे कर दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको 20 पे नहीं करना चाहिए, आप इसको 40 पे ही कंटिन्यू रखें और लोप्लेट प्लस ही जारी रखें, सिर्फ इस एस्प्रिन या लॉपरिन पे ना। ठीक है। आपके ठीक होगा। आप सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मैं डायबिटिक भी नहीं हूँ, ठीक। वो भी सारी चीजें इसमें आई हैं। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा जो विटामिन D लेवल है वो इस वक्त मतलब 21 आया है। ठीक है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसे मैं डाइट से करूं, सनलाइट से करूं, या मैं जो इंड्रॉप डी या दूसरे इंजेक्शन सनी डी वगैरह होते हैं वो ले सकता हूं? ठीक है। आखिरी बात बता दीजिए, आपका दिल कितने पर एको हुआ होगा, उसमें EF कितना? हाँ जी, मेरा उसमें जो EF जो है दैट इज 60%। ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी कोई नहीं था उसमें जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए। सर इरफान साहब थे, रावलपिंडी से कॉल किया। 2019 में इनके 3 स्टेंट डले थे। बाकी अपना ख्याल करते हैं, टेस्ट भी ठीक है, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ब्लड प्रेशर अगर बीच में कभी कभी स्पाइक आ जाए, शूट कर जाए किसी वजह से, तो क्या करना चाहिए? ये रेमीप्रिल ले रहे हैं 10 mg में और कॉनकोर लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए। उसमें आई थिंक इन्होंने ये नहीं बताया कि नॉर्मल हालात में इनका ब्लड प्रेशर कितना रहता है विद 5 मिलीग्राम कॉनकोर और 10 मिलीग्राम रेमीपेस के साथ इनका आमतौर पे ब्लड प्रेशर कितना रहता है। ये बात उनकी ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस होता है जिसमें से ऊपर चला जाता है, या कहीं डाइट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर इनका 140/90 से नीचे रहता है और थोड़ा सा स्ट्रेस से ऊपर चला जाता है तो उसके लिए रिलैक्सेंट लेना ही काफ़ी होता है, कि उसमें से अगर आप लेक्सोर्टिनिल वगैरह है तो वो सब हाफ टैबलेट ले लें, अगर एल्प या जेनेक्स वगैरह है उसमें से हाफ टैबलेट 0.25 वाली ले लें। लेकिन अगर ज़्यादातर इनका 140/90 के इर्द गिर्द रहता है या थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, 95-100 हो जाता है, ऊपर वाला 180-100 हो जाता है, तो फिर एक और टैबलेट ऐड करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा इनको जो ऐड करें वो आइदर एमलोडिपिन, जिसमें लोडोपिन LODOPIN मर्क कंपनी की जो है वो आइदर 2.5 और 2.5 से ना हो तो 5 मिलीग्राम, यानी कॉनकोर सुबह ले लें, शाम को जो है ये लोडोपिन ले लें 2.5 या 5 मिलीग्राम, और रेमीपेस उसी तरह 10 रहने दें। दूसरा इनका क्वेश्चन था कि PPA ऑपरेटर्स जो डिजिटल है वो कितना इफेक्टिव। ओमरॉन का जो है वो नॉर्मली डिजिटल आजकल ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है जी कि आप की अगर तीनों ही रीडिंग मुख्तलिफ आ रही हैं और बड़ी उसमें वेरिएशन है सिस्टोलिक में, ऊपर वाले में, नीचे में, तो 3 लेके रीडिंग्स लेके उनका एवरेज निकालें तो वो आपकी रीडिंग बता देता है। दूसरा ये होता है कि ये जो डिजिटल है ये भी एक सोर्स ऑफ एंग्जाइटी होता है।
वो जो बार बार दिन में 6 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उनका हमेशा हर दफ़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा होता है और एंग्जाइटी बढ़ती है और ज़्यादा होता चला जाता है। तो मेरा हमेशा ये मशवरा होता है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कहीं अगर आपका एक दिन में एक दफ़ा चेक कर लें, और अगर आपका नॉर्मल आया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर चेक कर लें या 2 दिन छोड़ के चेक कर लें, और वो मेडिसिन जो आप ले रहे हैं जो कंट्रोल कर रही हैं वही आप लेते रहें। और क्योंकि जो जो जितनी बार आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतनी एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी। मेरा ये जो एक्सपीरियंस है मरीज़ों के साथ जो आते हैं मेरे पास ओपीडी में, उनको ज़्यादातर इस इंस्ट्रूमेंट ने ब्लड प्रेशर किया होता है। अदरवाइज जब वो रिलैक्स होते हैं, इसका ध्यान नहीं होता, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। जो ही इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते हैं, चेक करते हैं, तो तीनों रीडिंग मुख्तलिफ आती ज़्यादा आती है। तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी कम होनी चाहिए, दिन में 1 या 2 दफ़ा मैक्सिमम करें। ज़्यादा हो तो बेशक 2 दफ़ा कर लें और उसे मॉनिटर करते हैं, लेकिन जब नॉर्मल होता है तो फिर डेली चेक करने की क्या ज़रूरत है? कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में या 1 दिन छोड़ के आप चेक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप मेरा जो इनका है उसका कोलेस्ट्रॉल का जो लिपिड का है 40 मिलीग्राम का, मैं 40 मिलीग्राम बड़ा कम अपनी पॉपुलेशन में देता हूँ। मैं 10 से शुरू करता हूँ, 20 पे लेके जाता हूँ मैक्सिमम, और अगर मेरा डिज़ायर्ड लेवल पहुँच गया तो मैं मरीज़ को खामखा जो इसमें मायोसाइटिस है या एक्स एंड पेन्स है वो उसकी तरफ नहीं किया जाता। और दूसरा ये है कि जो हैवी डोजेज होती हैं या हाई डोजेज होती हैं, वो जो बॉर्डर लाइन शुगर वाले मरीज होते हैं उनको शुगर कर देती है। तो हम, और देन अगर हाई डोज होगी तो थोड़ा बहुत ब्रेन के ऊपर जो कि बड़ा कम है, डिमेंशिया या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो जब हम एक अच्छी डोज से हम सेट उसको ठीक कर सकते हैं, गोल अचीव कर रहे हैं, तो हाई डोज पे जाने की क्या ज़रूरत है? और ये अनवांटेड, इवन इफ ये लेस परसेंटेज में साइड इफ़ेक्ट्स, तो हम ये क्यों अर्न करें साइड इफ़ेक्ट्स? तो बेसिकली मेडिसिन को उस डोज में लें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और जिसमें उसके साइड इफेक्ट कम है, और आपको जितनी आपका डिज़ायर्ड लेवल है फ़ायदे का वो आपको दे रही है, उस डोज में दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको एक स्टेंट डला हुआ है तो फिर मैं चाहूँगा कि साल के बाद आपकी जो क्लोपिडोग्रेल है या लोप्लेट या प्लेविक्स वो बंद होनी चाहिए, फिर एस्पिरिन पे रहना चाहिए। हाँ, अगर 2, 3 या 4 स्टेंट डले हुए हैं तो फिर चलें ठीक है, लंबे अरसे के लिए कर लें। देखिए इसमें से हर एक चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसान है। खुदा न खास्ता आप ड्यूल एंटीप्लेटलेट लेके जा रहे हैं और आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, इंजरी होगी, ब्रेन इंजरी होगी, तो आप ड्यूल एंटीप्लेटलेट ले रहे हैं तो वो उसमें ब्लीडिंग हो जाएगी। अब वहाँ पे आप सोचेंगे जब ब्लीडिंग होगी और सेरेब्रल ब्लीडिंग और फॉलेज हो गया कि क्या मैं बंद कर सकता था, सिर्फ एक एस्पिरिन ले सकता था, अगर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी साल के बाद मैं क्लोपिडोग्रिल बंद कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता, और इतना लंबा ड्यूल एंटीप्लेटलेट लेने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर इसी तरह कहीं कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो जाए और आपको सर्जरी करवानी पड़ जाए, तो सर्जरी में जो 2 ब्लड थिनर ले रहे हैं उसमें ब्लीडिंग फिर ज़्यादा होती है। सर्जन के लिए एक अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाता है उसको सर्जरी को मैनेज करना। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो लेनी चाहिए, जहाँ पे नहीं ज़रूरत उसकी कोई ना कोई वजह होता है उस दवाई को बंद करने की या रोकने की, कि ये यहाँ तक तो मैंडेटरी है, ज़रूरी लें। और इसके अब तो ये शुरू हो गया कि 2 महीने लें, महीना लें या 3 महीने लें, उसके बाद एक सिर्फ एस्पिरिन कर दें। अब तो इस तरह के स्टेंट्स आने शुरू हो गए हैं जिनमें से आप महीना, 2 महीना या 3 महीने के बाद ड्यूल एंटीप्लेटलेट बंद कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ एस्पिरिन से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जहाँ फ़ायदे हैं दवाइयों के वहाँ नुकसानात भी हैं। बेसिकली देखिए जहाँ पे आपके इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है बचें। अपने आइट्रोजेनिक या अपने तौर पे अपने आप को किसी मुसीबत में ना डालें। आप डिजीज़ को कंट्रोल करें और जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा अर्न ना करें। देखिए जब आपको मेडिसिन देते हैं तो थोड़ी डोज का यही मकसद होता है कि फ़ायदा भी हमें मिल जाए और कि जो वर्स्ट साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी हम बचें। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ टोंसा से। जी, सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है सर जी, ये क्योंकि मेरा लेफ्ट वाला साइड बाजू में अक्सर दर्द रहता है और ब्लड प्रेशर भी मेरा 80/120 रहता है। ठीक है। और उसके साथ ये बाजू में दर्द भी रहता है, ब्लड प्रेशर भी बराबर, ईसीजी में भी ओके रहता है। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ, ये क्या वजह है कि अपनी उम्र बता दीजिए। अपनी आपकी साइड पे दर्द भी रहता है थोड़ा थोड़ा। जी, आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 40 ईयर्स है। और आप सिगरेट नोशी तो नहीं करते? नो नो नो, ठीक है। आपकी वॉक भी करता हूँ। जी, वेरी गुड। आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? वालिदैन में, बहन भाइयों में? किसी को भी। हाँ, बाबा जी को ब्लड प्रेशर रहता है उसको। ठीक है। आप वॉक करते हैं आपने बताया, तो क्या कोई उस वक्त चेस्ट पेन तो नहीं होती, छाती पे दबाव तो नहीं आता? हाँ हाँ, यही मसला है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है जी, लेकिन वॉक करने पे
छाती पे दबाव तो नहीं आता जब वॉक करते हैं तो? ना ना, उस टाइम नहीं, अदरवाइज कभी कभी मतलब हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक दफा, महीने में एक दफा। ठीक है, कभी आपको ऐसे तो नहीं और महसूस हुआ? वॉक के दौरान जी जी वॉक की रूटीन है तकरीबन आधा घंटे की डेली की। जी जी, कभी ऐसे महसूस उसमें तो कुछ नहीं ये हुआ कि मैं मजीद चल नहीं सकता क्योंकि मेरे छाती पे प्रेशर आ गया और मैं? ना ना ना, वो भी नहीं है, 100% ओके। ठीक ब्लड है। प्रेशर 100% ओके, ईसीजी भी ओके, ठीक है। और इसके साथ यही ब्लड प्रेशर भी ओके। ठीक है, आपने और ईसीजी कराई क्यों थी? यानी कोई मसला हुआ था या वैसे ही करा ली थी ईसीजी? नहीं, वे कभी मैंने, क्योंकि यही कहता हूँ कि अगर ये दर्द हो रहा है ना, दर्द के दौरान चला जाते हैं डॉक्टर से भी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक उसके साथ हम फिर जी, आपने अपना ब्लड टेस्ट ईसीजी भी? करवाता हूँ, जी इसमें जी, भी कोई रिपोर्ट नहीं आती, वो कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, आपने दर्द रहता है। आपने अपने ब्लड टेस्ट भी कराए थे, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और बाकी चीज़ें चेक कराई थी? कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेरे ख्याल एक दफा चेक करवाया था, लेकिन वो लोग कह रहे थे बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, और ये बताइए कि आपने कोई स्ट्रेस टेस्ट तो नहीं कराया हुआ, कोई ईटीटी टेस्ट कोई तो नहीं कराया हुआ, या दिल का एको टेस्ट तो नहीं कराया हुआ? जी, शायद कॉल ड्रॉप होगी सर। फ़ोन था सर तौसा शरीफ से, 40 साल इनकी उम्र थी और ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन कभी लेफ़्ट शोल्डर पेन की कहते हैं प्रॉब्लम होती है और ईसीजी 2-3 दफ़ा शायद कराई है जो कि नॉर्मल है। पूछना चाहते थे आगे क्या करना चाहिए? जो इनके जिस तरीके से बता रहे थे, होता ये है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो जो आप मेन पार्ट जो आपके प्रॉब्लम को होता है उसे छुपा जाते हैं और एक बाजू के दर्द का बता देते हैं, और आपने डिग आउट करने की कोशिश की कि कहीं चलने से या ज़ोर का काम करने से कहीं सीने में दर्द तो नहीं होता। और 40 साल उम्र है, तौसा के रहने वाले हैं, तौसा में बहुत ज़्यादा रिस्क है हार्ट डिजीज़ का, लोग फिज़िकल एक्सरसाइज बड़ी कम करते हैं, वज़न वहाँ पे ज़्यादा होता है, खाना पीना ज़्यादा होता है। तो मेरा इनको मशवरा है, क्योंकि उनके 40 साल इनकी उम्र है, सारे ब्लड के टेस्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल हो जाए, शुगर हो जाए, किडनी के रीनल फंक्शन टेस्ट हो जाए, यूरिक एसिड हो जाए, एकोकार्डियोग्राम और ईटीटी जो है ये ज़रूर करवा लेनी चाहिए। 40 साल में साल में एक दफ़ा आपको ये टेस्ट ज़रूर करवा लेनी चाहिए। कई दफ़ा होता यह है कि जिसको आप बाजू का दर्द या पट्ठों का दर्द समझ रहते हैं, सोच रहे होते हैं, वो आपका दिल की तकलीफ निकलाती है। और कई दफ़ा जो छुपा हुआ दर्द है वो आपके एक्सरसाइज टेस्ट पे पता चल जाता है और आपकी ईसीजी में तब्दीली आ जाती है। इन्हें चाहिए कि नज़दीक तरीन जो इनको अस्पताल पड़ता है, तौसा के नज़दीक मुल्तान वाला है, मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, या वहाँ पे अगर कहीं कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उनके पास ईटीटी और एको की फैसिलिटी है तो वहाँ से ये टेस्ट करवा लें और अपने ब्लड टेस्ट करवा के एक दफ़ा उनकी रिपोर्ट लेके फिर हमें दोबारा फ़ोन कर लें। ठीक है, दिल की मरीज़ों की बहुत डिफरेंट वेरिएट प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल इनको चेक करा लेना चाहिए। सर कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बालाकोट से अमजद हुसैन बोल रहा हूँ जी। जी, सवाल कीजिएगा। मेरा दिल का मसला है जी, मैं दिल का मरीज हूँ। जी पहले मेरी कुछ अच्छा बैटरी डली, वो नाकाम हो गई। जी उसके बाद फिर मेरे जो है उन्होंने कहा कि अब जो है आप स्टैंड डलेंगे, जी तो 4 स्टैंड डले जी। तो उसके बाद वो 4 स्टैंड भी नाकाम हो गए। जी फिर उन्होंने कहा बाईपास कराओ, बाईपास कराया तो अच्छा, अब भी मेरा जो है बाईपास भी जो है 3 महीने में नहीं चला जी। जी तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये कुछ दवाइयाँ दी हैं जी। जी एक उस दवाई में जो है जी, एक लेटीरेक्स है 20 जी और रेमी पीस है जी 2.5 मिलीग्राम, जी और जो है नोसेड है 40 मिलीग्राम, जी जी और जो है लोप्रीन है, लोपलेट है 75 मिलीग्राम, जनाब। और कार्सल है 25 मिलीग्राम, जी और टारगेट ट्राइगेट 35 मिलीग्राम है जी। ठीक और है। एक कोरोलान है, जो कोरोलान है जी, ये भी 5 मिलीग्राम है। ठीक है। तो मुझे कुछ भी दवाइयों से फर्क नहीं है। मेरे खाना अगर मैं खाता हूँ एक रोटी छोटी सी, उसके दरमियान में भी मुझे 1 या 2 जुबान के नीचे एनीजेस्टेट जो है वो रखनी पड़ती है जी। ठीक है। तो एजीसेट जो है वो रखनी पड़ती है। दर्द बहुत है, 10-15 कदम भी नहीं चल सकता। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि अब मैं क्या करूँ जी। जी, आप अपनी उम्र बताएं अंजुम मेरी से। उम्र 63 साल है जी। ठीक। 63। क्या आपको 63 साल शुगर? जी। जी, शुगर भी है आपको?
जी शुगर भी बहुत है जी, शुगर शुगर भी 300 से ऊपर रहता है जी। ठीक है, उसके लिए आप इंसुलिन लगाते हैं या गोलियां खाते हैं? इंसुलिन लगाता हूँ जी, साथ एक गोली भी लेता हूँ ठीक जो है जी वो उसकी शुगर की। ठीक है, लेकिन फिर भी ज्यादा रहती है। सेटाबोलोमिक्स जो है ना जी, एक गोली भी लेता हूँ जी दिन को। ठीक, एको भी आप क्या हुआ है दिल का जो एको होता है उस दिल एको वगैरह हार्ट टेस्ट दुनिया के कराए हैं जी वो हर जगह एको से। जो आखिरी दफा एको कराया था उसमें कितने % दिल काम कर रहे हैं? उन्होंने कहा था कि आपका दिल जो है 78%, 72 से 78% काम कर रहा है जी। ठीक है, ये बता दें कि आपका जो आपने बताया कि बाईपास भी हुआ और वो नहीं नाकाम रहा, ये कैसे उसके पता? बाद एक स्टेंट फिर दोबारा उन्होंने डाला ऊपर से, दिल के ऊपर से। ठीक ठीक हो गया। तो ये बाईपास कब हुआ था आपका? बाईपास तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं जी। ठीक है, और स्टेंट कब डला सिर्फ है? 3 महीने चला। और स्टेंट कब डला है उसके बाद? बाईपास मेरा जो है जी वो तकरीबन 3 महीने, ठीक 3 साल हो गए तकरीबन जी। ठीक हो गया। तो क्या स्टेंट डालने के स्टेंट बाद उससे पहले डाले थे जी, तकरीबन 4 उन्होंने डाले थे। जी, बाईपास- अब वहाँ वो कहते हैं जगह नहीं है, बाहर से एक स्टेंट जो है डाला, वो बाईपास के बाद डाला वो। ठीक है। मैंने कहा भाई आपने, ठीक है हमने तो सब कुछ। ठीक है, ये बताइए कि आपकी अभी आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जी दवाइयाँ इस्तेमाल कर आप रहे हैं। अपना इलाज कहाँ से करा रहे हैं, कौन से अस्पताल से करा रहे हैं? पहले तो हम जो है जी प्राइवेट रिमान मेडिकल इंस्टीट्यूट वो पंजाब वो अपने पिशावर से करा रहे थे, फिर उसके बाद इसमें अपने इंटरनेशनल सफा से ली। अब खाली हो गए हैं तो RIC रावलपिंडी से इलाज करवाते हैं जी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब दवाइयाँ खाते रहें? जी उन्होंने तो ये दवाइयाँ दी थी, उन्होंने कहा ये दवाइयाँ आप लेते आपकी रहें। बाईपास के बाद दोबारा से जो स्टेंट डला है उसके बाद एंजियोग्राफी तो नहीं हुई? उसके बाद एंजियोग्राफी नहीं हुई जी। ठीक है, अभी मैं प्राइवेट एक डॉक्टर के पास गया था, उसने कहा आप एंजियोग्राफी करा के एंजियोप्लास्टी करा ले, एक स्टेंट डलवा ले। ठीक है। आपकी CT स्कैन तो नहीं हुआ वो बाईपास देखने के लिए कि मेन बाईपास काम कर रहा है या नहीं कर रहा? वो बस उन्होंने वो किया था जी, उस जी जी ठीक है ठीक है। ये उन्होंने किया था, उन्होंने कहा बाईपास तो काम कर रहा है लेकिन दिल काम नहीं कर रहा है। अच्छा, दिल लेकिन आपने बोला आपका दिल तो एको पे ठीक काम कर रहा है। 78% काम कर नहीं कर रहा जी। ठीक है ठीक। अभी दर्द भी होती है, दर्द भी होती है और सांस भी चढ़ता है कि थोड़ा सा 10-12 कदम भी चलूं या एक रोटी भी खाऊं ना, हल्का सा सांस आता है, लेकिन एकदम बाजू में और सीने में दर्द हो जाते हैं। ठीक हो गया। आखिरी दफा कब चेक कराया था आपने डॉक्टर साहब को? तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए जी। सफर भी नहीं कर सकता घर से, तकरीबन 1 मील जो है लारियट है, वहां तक मैं जा नहीं सकता, गाड़ी जाती नहीं है। ठीक है ठीक है, तो ठीक हो गया। ये बताइए वजन तो ज्यादा नहीं है आपका? ना जी वजन में इतना नहीं है, वजन नॉर्मल है जी। वजन और कितना वजन है बता सकेंगे? कद कितना है, वजन कितना है? तकरीबन 62 kg है जी। 62 kg। और हाइट कितनी होगी? हाइट मेरी 5 फुट 4 इंच। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर बालाकोट से कॉल थी, अंजुम साहब ने कॉल की। 63 इयर्स इनकी उम्र है, इनके बाईपास और मल्टीपल स्टेंटिंग हो चुकी है, बाईपास के बाद भी स्टेंट डाल चुके हैं। इनका मसला अभी भी हल नहीं हुआ और इनका शुगर के मरीज़ हैं, शुगर कंट्रोल नहीं है और अभी भी इनको एंजाइना होता है। इस बारे में मशवरा लेना चाहते हैं। आई थिंक इनको सबसे पहले तो बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, अपनी शुगर कंट्रोल करें। इनके स्टेंट बंद करिए शुगर, इनके बाईपास बंद करिए शुगर। जब तक शुगर ठीक नहीं होगी किसी किस्म का कोई इलाज, उसका कोई असर नहीं होगा। ना दवाई का असर होगा, ना स्टेंट इनके खुले रहेंगे, ना इनका बाईपास खुला रहेगा। इनकी शुगर जो है सुबह की 110-120 से ऊपर ना जाए, फास्टिंग बगैर खाए पिए। और शाम वाली शुगर शाम के खाने से पहले 160-70 से ऊपर ना जाए। ये लेवल रखेंगे तो इनकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। अगर नहीं रखेंगे तो जो मर्जी जोर लगा लें, ये बीमारी कंट्रोल में नहीं रहेगी और इनकी तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले ये शुगर को कंट्रोल करें, फिर बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। और उसके साथ साथ दवाई और भी आई थिंक इनको जब शुगर कंट्रोल इनकी हो जाए तो फिर एंजियोग्राफी करवाएं।
और या सीटी एंजियो करवाएं, उससे पहले एंजियोग्राफी ना करवाएं। किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, स्टेंट डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं। स्टेंट डालेंगे उसके दोबारा अंदर खून जमा होकर उसे क्लॉट करके बंद कर देगा, क्योंकि जब आपकी शुगर ज़्यादा होती है तो आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आपका खून गाढ़ा होकर जमना शुरू हो जाता है, एक किस्म का कीचड़ की तरह का गाढ़ा हो जाता है, और फिर जमना शुरू हो जाता है, स्टेंटों को बंद कर देता है और आपके बाईपास को बंद कर देता है। ना सिर्फ स्टेंटों और बाईपास को बंद करता है, बल्कि इतनी हाई शुगर जो है आपकी नालियों में नई जगह पे नई बीमारी ले आती है, और फिर उसके साथ साथ आपको स्ट्रोक या फालिज होने का डर होता है, क्योंकि दिमाग की जो शरियानें हैं वो भी बंद होने शुरू हो जाती हैं, गुर्दे फेल होने शुरू हो जाते हैं, नज़र जानी शुरू हो जाती है, हर चीज़ पे शुगर का बुरा असर शुरू हो जाता है। और ये नहीं चाहिए कि हर काम छोड़ दें। शुगर वाले एक डॉक्टर के पास जाके ये जो चीज़ मैंने बताई है कि सुबह इसे 110-20 से ऊपर ना हो और शाम वाली 160-70 से ऊपर ना हो, और आपके 3 महीने का कंट्रोल जिसे हम HbA1c कहते हैं वो 7 से ऊपर ना जाए, ये सबसे पहले कंट्रोल करके जब कंट्रोल हो जाए मैं दोबारा फ़ोन करें, फिर इन्हें आगे एडवाइस करेंगे कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो ये इंतहाई ज़रूरी है सर कि शुगर के मरीज़ शुगर कंट्रोल रखें ताकि स्टेंट और बाईपास चलते रहें। और हमने कई दफ़ा देखा है कि स्पेशली जो जिनको हार्ट अटैक होता है उनकी शुगर ही अनकंट्रोल्ड होती है। कार्डिक पेशेंट्स हैं जो जिनको स्टेंट पड़ जाते हैं या बाईपास हो जाते हैं, उनको डाइट में ऐसी क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए बेसिक जो जिससे शुगर भी कंट्रोल रहे और स्टेंट भी चलते रहें? देखो उसमें सबसे तो अच्छा ज़रूरी है, अगर तो आपको शुगर है तो फिर ऐसी चीज़ें, आप शुगर तो आपके लिए एक जहर हो जाती है। आप शुगर चाहे चीनी की शक्ल में लें, शक्कर की शक्ल में लें या गुड़ की शक्ल में लें। गुड़ और शक्कर वो ले सकते हैं जिनको अभी शुगर ना हुई हो या जिनकी फैमिली में शुगर हो, तो चलो अगर उन चीनी का इस्तेमाल करना है तो शक्कर के फार्म में या गुड़ की शक्ल में आप इस्तेमाल कर। लेकिन जिनको शुगर हो गई है उनके लिए हर चीज़ हराम है, उनको ये जो उनकी शुगर का कंट्रोल ये चीज़ें ख़राब करती हैं। उसके लिए जो उसका नेमल बदल सब्सिट्यूट है, कैंडल या स्प्लेंडा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रूट में भी आपको ज़रा एहतियात करनी होती है कि ऐसे फ्रूट जिसमें शुगर ज़्यादा वो ज़्यादा ना लें। जैसे आजकल अंगूर हैं, अंगूर में शुगर ज़्यादा होती है और शुगर के मरीज़ों को कम इस्तेमाल करना चाहिए, ये करना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, यानी एक फास्टिंग 120/10 से नीचे है तो फिर तो आप कर लें, और अगर इससे ऊपर है तो फिर अवॉइड करें, अदरवाइज आपकी शुगर जो है शूट कर जाएगी। इसी तरह शाम वाली अगर शुगर आपकी 160-70 से नीचे है तो फिर तो आप ये सारे फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर है तो फिर आप इस फ्रूट को भी अवॉइड करने की कोशिश करें, वो बेहतर है। ज़्यादा जो उनके लिए ये है कि सादा खुराक लें जिसमें सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल, खुश्क रोटी उसका ज़्यादा इस्तेमाल, छान वाली जो रोटी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और तली चीज़ें कम से कम आपकी होनी चाहिए। उसमें आप दूध का एक गिलास या एक कप जो है बगैर मलाई के रोज़ाना ले सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना ले सकते हैं, जर्दी समेत हफ्ते में 2 या 3 अंडे आप खा सकते हैं। और कम शुगर वालों को चाहिए, बल्कि सब लोगों को चाहिए जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम है, कि कम से कम ये एक रूटीन बनाएं कि आप आधे घंटे से 1 घंटा रोज़ाना पैदल चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और अगर 7 दिन हफ्ते में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन ये वॉक ज़रूर करें। सर आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि ये शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जिनको स्टेंट पड़े हों बाईपास, मैं इसलिए बात करूंगा ताकि जो अपना जो रेगुलर दवाइयों के साथ ज़रूरी है कि एक्टिविटीज़ को भी बेहतर किया जाए। और कई लोग हमने ये भी देखा है कि मोटापे के ज़्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं और सिगरेट नोशी की वजह से भी प्रॉब्लम होती हैं। स्टेंट पड़ जाते हैं, बाईपास करवा लेते हैं, लेकिन सिगरेट नोशी नहीं छोड़ते। नस्वार की हमारे एरिया में डालने की आदत है, वो नहीं छोड़ते। तो क्या इनसे भी हमारे स्टेंट बंद होने का चांस होता है? अगर कोई सिगरेट नोशी करता रहे या नस्वार खाता रहे तो स्टेंट क्या उस पर असर करते हैं? बिल्कुल, ये सारी की सारी चीज़ें, बाईपास भी बंद, बाईपास करवाने का फ़ायदा ही कोई नहीं होता। चंद महीनों के बाद बाईपास बंद हो जाता है, 3-6 महीने के बाद बाईपास बंद हो जाता है, अगर आप सिगरेट नोशी करते रहें, अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो, और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो, और अगर आप अपना वज़न कम ना करें। देखिए कुछ तो अस्पताल और कुछ सेंटर्स जो हैं वो दुनिया में ऐसे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे हैं कि वो अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ते तो आपका ना बाईपास करते हैं ना आपको स्टेंट डालते हैं। अगर आपने शुगर कंट्रोल नहीं करते तो ना बाईपास करते हैं ना आपको स्टेंट डालते हैं। और तीसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर और वज़न कंट्रोल नहीं होता और वज़न कम नहीं करते तो आपको ना बाईपास आपका करते हैं ना स्टेंट डालते हैं। ये पहली शर्त ये होती है कि सबसे पहले सिगरेट अपने बंद करें, और हमें 1-2 महीने 3 महीने सिगरेट बंद करवा के देखें, 1-2-3 महीने हमें शुगर कंट्रोल करके देखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके देखें, और अपना वज़न 15 से 20 kg जो है वो कम करके बताएं, तो फिर जाके हम ये प्रोसीजर करते हैं। अदरवाइज सारे प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि करने से वो फ़ौरन स्टेंट भी बंद हो जाते हैं और बाईपास भी बंद हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिन लोगों को
शुगर और ब्लड प्रेशर और इनका मोटापा और सिगरेट पीते हों, कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करें तो इस तरह के इलाज में पड़ें, अदरवाइज इलाज का फ़ायदा कोई नहीं है। और कुछ सेंटर तो ऐसे मरीजों को एंटरटेन ही नहीं करते जब तक कि वो अपना वजन ना कम करके आएँ, सिगरेट बंद करके ना आएँ और अपनी शुगर कंट्रोल करके ना आएँ। ठीक है सर, जहाँ जब किसी को मसला होता है दिल का और स्टेंट डालने पड़ जाएगा, तो आजकल अवाम में ये भी बड़ा उनको ये मसला होता है कि जी कहीं स्टेंट डालने की ज़रूरत है कि नहीं, हम डलवा लें या ना डलवाएं। आप पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रेसिडेंट भी हैं और आपने इस बारे में काफ़ी आप काम कर रहे हैं कि जो स्टेंट्स की और कैथ लैब्स की स्टैंडर्डाइजेशन और लोगों को ताकि खौफ ना रहे कि जिधर जब जहाँ से इलाज कराने जा रहे हैं तो उनके साथ कोई गलत इलाज नहीं होगा, सही इलाज होगा जहाँ स्टेंट बनता है। तो इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें, क्योंकि ये ख़बरें आम तौर पे रहती हैं जी कि स्टेंट सही नहीं है और नकली स्टेंट डाल रहे हैं या एक्सपायर्ड स्टेंट्स डाल रहे हैं। तो इस बारे में क्या कोशिशें हो रही हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में स्टेंट्स मियारी लोगों में डाले जा रहे हैं? जी जी, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है और पब्लिक की कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है, ताकि उन्हें ये तसल्ली हो जाए कि उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ हो रहा है। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का प्रेसिडेंट था 1-2 महीने पहले, फिर उसके बाद अभी दूसरे आ गए, लेकिन मैं इस वक्त जो हूँ चेयरमैन हूँ नेशनल इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड का, NICB का। लेकिन हमारा ये काम ये है और मुझे ये काम सौंपा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम देखें कि मैं और 7 प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी मिलकर ये देखें कि जहाँ हमारी एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं, जहाँ पे कैथ लैब्स हैं, एंजियोग्राफी रूम्स हैं, क्या वो प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, क्या उसमें रेडिएशन की प्रोटेक्शन का है, क्या वहाँ पे इमरजेंसी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्या वहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन सारी अवेलेबल है, पेसमेकर अवेलेबल है कि नहीं, डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है कि नहीं है, और वहाँ पे जो लोग एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कर रहे हैं कि क्या वो प्रॉपरली ट्रेंड हैं कि नहीं है, और अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड है, सर्टिफाइड है, तो उन्हें रजिस्टर करना है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के साथ, और जब वो रजिस्टर हो जाए तो तब वो प्रोसीजर कर सकते हैं। अदरवाइज अनट्रेंड, इल ट्रेंड जो है कार्डियोलॉजिस्ट वो प्रोसीजर नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये कि क्या जो स्टेंट है वहाँ पे सारे के सारे रजिस्टर्ड हैं, और वो स्टेंट जो है उसमें से रजिस्टर्ड तो तकरीबन 78 के करीब रजिस्टर्ड है, लेकिन जो NICB ने, जो नेशनल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी बोर्ड ने, जो कि बोर्ड है और उसके 7 मेंबर्स हैं, बड़े बड़े जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनके हेड्स हैं, वो बोर्ड के मेंबर्स हैं, और वो वहाँ से देखते हैं कि कौन सा स्टेंट जो है वो सेफ़ है और कौन सी जिसकी क्वालिटी बेहतर है और जिसको पेशेंट में डाला जा सकता है। उसमें से 78 में से हमने अभी तक सिर्फ 38 वो अप्रूव किए हैं, और बाकियों को टेस्ट करेंगे फिर बाद में देखेंगे। वो जहां पे लिस्ट होगी 38 की, सिर्फ वो स्टेंट डाल सकते हैं, बाकी उसके अलावा कोई स्टेंट नहीं डाल सकते। अगर कोई दूसरा स्टेंट डाला जा रहा है तो वो इलीगल है, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद उसकी ये हो सकता है कि वो जो कैथ लैब है या एंजियोग्राफी है वो बंद हो सकती है, सील हो सकती है, और वो जो डॉक्टर हजरात है उनको उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकती है और उनकी जुर्माना पड़ सकता है। और ये अगर देखें, हम अभी सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, जो क्वालिफाई कर रहे हैं सिर्फ वही एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कर सकते हैं। और अब जो आवाम पब्लिक अपनी एंजियोग्राफी में या कैथ लैब में जब एंजियोप्लास्टी करवाने जाए, तो आवाम पूछ सकते हैं जी क्या आप क्वालिफाइड हैं, आप सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप ये एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो हर एक के पास लिस्ट आ गई है, हर सेंटर में लिस्ट आ गई है, वो पूछना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि आप मुझे जो स्टेंट डाल रहे हैं, क्या वो स्टेंट NICB के अप्रूव्ड स्टेंट हैं कि नहीं है। वो सिर्फ उन 38 में से कोई स्टेंट होगा तो वो डाल सकता है, क्योंकि अब इतनी वैरायटी आ गई है, इसमें से 3-4 वैरायटीज़ आ गई हैं। एक अमेरिकन स्टेंट्स हैं जो FDA अप्रूव्ड है, एक CE अप्रूव्ड है जो यूरोपियन है, और चाइनीज़ है, फिर इटालियन है, फिर और बहुत सारे। लेकिन वो स्टेंट जो हमने पास किए हुए हैं, जो NICB बोर्ड ने पास किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो पास किए हैं, सिर्फ वो डाले जा सकते हैं, वो मरीज के लिए सेफ हैं और उसकी गारंटी दी जा सकती है, बाकी किसी और स्टेंट की गारंटी नहीं दी जा सकती। तो जहाँ पे मरीज जाएं उस जगह से पूछें जी कि क्या डॉक्टर जो मेरे पास स्टेंट मुझे डाल रहा है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या सर्टिफाइड है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और क्या मुझे जो स्टेंट डाल रहे हैं ये वही स्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट और NICB ने बताए हुए वो स्टेंट डाल रहे हैं, कोई और डाल रहे हैं। और दूसरा, क्या वो एंजियोग्राफी का जो रूम है या कैथ लैब है, क्या वो क्रीडेंशियल यानी वो सर्टिफाइड है कि नहीं। क्योंकि अब ये हर हेल्थ केयर कमीशन हैं, उनको ये काम सौंपा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, फेडरल हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, KPK हेल्थ केयर कमीशन
और जो कोयटा बलूचिस्तान जो है हेल्थ केयर कमीशन, बाकी AJK के मुजफ्फराबाद का अलग उन्होंने रखा हुआ है, वो वहाँ के हेल्थ सेक्रेटरीज रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो सारे अप्रूव करें तो फिर वो सेंटर चल सकता है, वो अप्रूव ना करें तो फिर सेंटर नहीं चल सकता। और आगे जाके हमने इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है और उन्हें बताना है जी कि हमने सारे सेंटर एग्जामिन कर रही हैं और इनको हमने पास कर लिया, और ये डॉक्टर्स हैं जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट भी वेबसाइट पे आ गई है, NICB की वेबसाइट पे, और PSC जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी उसकी वेबसाइट पे भी लिस्ट आ गई है। वो डॉक्टर जो क्वालिफाइड हैं, वेरीफाइड और सर्टिफाइड हैं कि वो एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और साथ साथ अभी जो हेल्थ केयर कमीशन वो आगे वो कैथ लैब या एंजियोग्राफी वाली सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट भी वो दे देंगे। सर एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अभी आपसे पहले भी बात हुई है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो विटामिन डी लेवल है दैट इज 20.6। तो मैं कार्डिक पेशेंट हूँ, 3 स्टंट डले हुए हैं 2019 में। जी। तो पूछना ये चाह रहा था कि आप इसको बढ़ाने के लिए मैं कैसे, मतलब वो जो है सनी डी टाइप वो जो वो लिए जा सकते हैं, मेरे लिए कोई खतरा तो बिल्कुल नहीं। और दूसरा सनलाइट, और तीसरा कोई आप अगर कुछ सजेस्ट करेंगे। बस जवाब लेते हैं, जो प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर शायद इन्होंने पहले हमसे क्वेश्चन मिस हो गया, इन्होंने पहला क्वेश्चन ये भी साथ था कि विटामिन डी लेवल को बढ़ाने के लिए साथ क्या कर सकते हैं। आई थिंक सेफ तो ये होता है कि विटामिन डी लेवल को फूड से और सनलाइट से जो है उसे आप इम्प्रूव करें, और किसी वजह से इम्प्रूव नहीं होता, नॉर्मली 30+ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर आप कैप्सूल जो है विटामिन डी के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 3 या 4 दिन 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें, और उसके बाद विटामिन डी लेवल जो है वो चेक करवा लें। अगर 30 से ऊपर हैं तो फिर तो छोड़ दें, और फिर फूड और जो बाकी आपकी सनलाइट है उससे आप इसे पूरा करने की कोशिश करें। और कई दफ़ा होता ही है कि आप विटामिन डी के जब ज़्यादा चीज़ें लेके, आजकल विटामिन डी का वो बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ आया हुआ है कि हर चीज़ का इलाज ही विटामिन डी है, और उसमें से जो विटामिन डी को प्रमोट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपका जो विटामिन डी हर चीज़ की वैसी चीज़ नहीं, और फूड, सनलाइट एक्सपोजर, सन एक्सपोजर से वो बढ़ जाता है और उससे काफ़ी ठीक हो जाता है। अगर उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, बहुत मजबूरी है तो डॉक्टर के मशवरे के साथ आपने विटामिन डी लेना है, क्योंकि विटामिन डी के फिर आगे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप ओवरडोजेज इसकी कर लें। तो इसलिए इसको मुनासिब मिकदार में लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और डॉक्टर की एडवाइस के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है सर, जहाँ पे इतनी बातें हुई हमारी प्रिवेंशन की कि सिगरेट नोशी नहीं करनी, मोटापा कम करना है, एक्सरसाइज की भी कोई प्रिस्क्रिप्शन है कि वो कितनी उससे? क्वेश्चन ले लेते हैं सर, टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं ताबिंदा बोल रही हूँ झेलम से। जी ताबिंदा, सवाल कीजिएगा। मेरी जो है वो मदर हार्ट पेशेंट है। जी। तो उनको लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी, तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया था कि उनको बाजू का इशू आ रहा है। जी ठीक है। तो एंजियोग्राफी से उनके हाथ में काफ़ी मसला हो गया, तो मैंने इनको लास्ट टाइम भी बताया था, तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन भी चेंज किया है, कान का भी मैंने मसला बताया था, तो उन्होंने कार्डिनेट बंद कर दिया है। ठीक है। तो अब साथ में उनका किडनी का भी इशू आ रहा है, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उन्होंने हार्ट की जो मेडिसिन है वो फिलहाल बंद की हैं। जी ठीक है। क्या इनकी जब एंजियोग्राफी हुई थी तो कोई स्टेंट वगैरह भी पड़ा था या सिर्फ एंजियोग्राफी हुई थी? लास्ट ईयर जो है वो अगस्त में हुई थी, उसमें स्टेंट डाला था। स्टेंट पड़ा हुआ है, तो 1 साल हो। जी। नहीं, अभी दोबारा जो हुई है, दोबारा इनको इशू आया था, पेन स्टार्ट था, तो वो खून का लोथरा दूसरी नाली में आया था। ठीक तो वो एंजियोग्राफी से ही क्लियर हो गया था, बट एंजियोग्राफी से उनका हाथ का दर्द नहीं जा रहा बहुत ज्यादा, वो मुट्ठी बंद नहीं कर सकती। ठीक है। तो मैंने इनको कॉल की थी कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोऑर्डिनेट जो मेडिसिन है इनकी वजह से जो है वो दिमाग में जो है वो साइड इफेक्ट हो गया, तो उनको इशू आ रहा है। दिमाग में क्या साइड इफेक्ट मतलब? मींस के कहती थी कि अंदर शोर है, उससे मतलब धुंध सी है, तो काफी कान में दर्द की वजह से वो स्टार्ट हुआ था। तो वो कह रहे थे, मैंने लास्ट टाइम कॉल की थी, पता नहीं अब आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। आपकी इन अम्मी की उम्र बता दीजिए कितनी है? उम्र उनकी है 49 ईयर्स है। और ये बताइए कि आपने बताया कि अभी दवाइयाँ बंद, किडनी स्पेशलिस्ट ने बताया कि दवाई बंद कर दें दिल वाली, तो क्या खून पतला करने वाली दवाई भी बंद कर दी है? एक लुप्रीन लगाई है और शुगर वाली 2 ले रही हैं, और एक मेड क्लियराइजिक ले रही हैं। ठीक है। क्या इनको चक्कर भी आते हैं? कानों में शोर होता है तो क्या चक्कर भी आते हैं साथ? जी कह रही हैं भी चक्कर भी और गुनूदगी सी, और मतलब सुनने में भी कमी आ रही है। ठीक हो गया। और तो वो स्टोन, वो बताए थे किडनी में जो है वो स्टोन बन रहे हैं स्टोन का, तो वो उन्होंने 10 दिन बाद अभी दोबारा उन्होंने टेस्ट भी कुछ दिए हैं, वो जो भी हमें दोबारा करवाने हैं। तो सवाल मेरा ये था कि मेडिसिन उन्होंने फिलहाल बंद की हैं, तो कोई हार्ट का इशू तो नहीं होगा?
ठीक है। ये बता दें कि क्रेटिनिन ठीक है इनका, जो गुर्दों का टेस्ट होता है यूरिया क्रेटिनिन, वो सही है? नहीं ना, वो बता रहे हैं कि स्टोन बन रहे हैं, जी किडनी में स्टोन वो बन तो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड पर नज़र आते हैं ना, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाजरीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर शामिल थी, वो अपनी अम्मी का मसला बता रही थी। नाजरीन, अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 0519450030। आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करने से पहले टीवी की आवाज़ ज़रूर आहिस्ता कर लें। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हमें ताबिंदा ने कॉल की थी, जेलम से, शुगर की मरीज़ हैं इनकी वालदा, और स्टेंट 1 साल पहले पड़े हैं। अब किडनीज़ का भी कोई मसला है और वो कुछ सवाल करना चाहती थी कि क्या दवाइयाँ बंद हो गई हैं और सिर्फ लोपरिन ले रही हैं, और इस तरह से यानी मामला चल सकता है, वो इस बारे में पूछना। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। ये डॉक्टर साहिबा थी? नहीं, डॉक्टर शायद नहीं है, इनकी वालदा को स्टेंट पड़े थे 6 साल पहले। अच्छा, मुझे आई थिंक ये बड़ी, हम हर प्रोग्राम कितने सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी जो पब्लिक जो आप सुनना चाहती है वो सुन लेती है, रजिस्टर कॉलेज जो नहीं सुनना चाहती वो नहीं करती। कितनी बार बताया है कि जब आपको बाईपास या आपको स्टेंट डल जाए तो दवाइयाँ बंद नहीं होती, दवाइयाँ आपने जारी रखनी होती हैं और सारी उम्र जारी रखनी होती है। जब तक डॉक्टर बंद ना करे वो आपने बंद नहीं करनी। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बंद करके एक लॉकिंग शो शुरू कर दी, और अभी बीमारी सिर्फ एक स्टेंट एक जगह पे ब्लॉकेज था, वो बीमारी तो नहीं होती। बीमारी ये होती है कि उस स्टेंट के ऊपर दोबारा बीमारी आ सकती है और उस स्टेंट के अलावा बाकी जगह पे नालियाँ बंद हो सकती हैं। उनको रोकने के लिए दवाइयाँ जो है वो ज़रूरी होती हैं। उसकी एग्रेशन जो ज़ोर है बीमारी को आपने तोड़ना होता है दवाइयों के कंट्रोल से और एहतियात से। अगर वो दवाइयाँ बंद कर देंगे तो बीमारी तो अपनी स्पीड पे जा रही है, तो इसलिए वो आपने जो है वो चीज़ ख़त्म कर दी। जब पता चला कि ये बीमारी है और इसको रोकने के लिए हम दवाइयाँ ले सकते हैं तो आपने दवाइयाँ बंद कर दी। दवाइयों का जो जारी रखना ये बहुत ज़रूरी है, और जब तक डॉक्टर ना कहे, और स्पेशली वो डॉक्टर जिसने आपको स्टेंटिंग की है या एंजियोप्लास्टी की है या आपका कार्डियोलॉजिस्ट है, वो जब तक ना कहे आपने कोई दवाई अपनी बंद नहीं करनी। अपनी मर्जी से दवाई नहीं बंद करेंगे तो उसमें से स्टेंट बंद होकर फिर हार्ट अटैक के साथ दोबारा ज़ीरो पे वापस चले जाएंगे और फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। इनके कुछ इस तरह कह रही थी कि पथरी शायद गुर्दे में बनी है। पथरी का है तो देखिए वो हमारा कार्डियोलॉजी का तो नहीं उसका इशू, वो फिर यूरोलॉजिस्ट का, जो किडनी के स्पेशलिस्ट है सर्जन, उन्हें दिखाएं। वो पथरी वाला इशू वो सॉर्ट आउट करें, और जो हमारा दिल वाला इशू है उसको सॉर्ट आउट करें। खुदा के वास्ते दवाइयाँ जारी रखें, दवाइयाँ बंद ना करें। दोबारा अपने उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं जिसने स्टेंट डाला था, उससे दोबारा दवाई लिखवाएं, और वो जो नुस्खा लिख के दे उस दवाई को आप जारी रखें। क्योंकि इवन गुर्दे के मरीजों में हम लोग दवाइयाँ अपनी सारी देते रहते हैं, और जिनको स्टेंट पड़ते हैं उनकी दवाई बंद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, तो जो वो दवाइयाँ ले रहे थे, किसी बीमारी के लिए भी जो दवाई ले रहे होते हैं, हम किसी की दवाई बंद नहीं करते। और जो कंसर्न स्पेशलिस्ट होता है जिसने वो दवाई लिखी थी, हम कहते हैं उससे दोबारा मशवरा करके इसको बंद करें, मैं इसको बंद नहीं करूंगा। हाँ, जो मेरी दवाई के साथ इंटरेक्ट कर रही है या नुकसान पहुंचा सकती है वो मैं बंद करूंगा, वो फिर अपने डॉक्टर के पास जाकर कोई और लिखवा लें। ठीक है सर। सर, स्टेंट डलने के बाद बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि मेडिसिन भी ज़रूरी है, सिगरेट नोशी भी बंद करनी है, और साथ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी हैं। कई लोग समझते हैं कि कुछ अरसे के बाद, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, और जब बिल्कुल कोई मसला नहीं हो रहा और बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो दवाइयाँ बीच में लोपरिन या जो खून पतला करने वाली दवाई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं और उसमें मसला आने लगता है। तो क्या ये एडवाइजेबल है कि किसी स्टेज पे भी कोई सी भी दवाई, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो अब तो ठीक है, लेकिन हम दवाई क्या कोलेस्ट्रॉल की बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं? तो क्या ये मुमकिन है ऐसे हो सकता है? देखिए, जहाँ पे सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वाला इशू है और आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप कोलेस्ट्रॉल जब आपका कंट्रोल हो जाए तो फिर दवाई बंद करके आप उस कोलेस्ट्रॉल को अपनी खुराक और एक्सरसाइज के साथ कंट्रोल करके रखें ताकि विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहे। अगर विद इन नॉर्मल लिमिट्स एक्सरसाइज और डाइट के साथ ना रहे तो फिर दवाई को जारी रखें। दूसरा, वो मरीज़ हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड, जिनका साबित हो चुका है कि ये दिल के मरीज़ हैं, इनकी नालियाँ बंद हैं, इनको चाहे दवाइयाँ दे रहे हैं या हम स्टेंट डाला हुआ है या बाईपास किया हुआ है, उनको कोलेस्ट्रॉल की दवाई सारी उम्र जारी रखनी होती है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ये कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करती, ये बीमारी की स्पीड को कम करती है। जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही होती है और बीमारी बाकी जगह पे ब्लॉकेजेस कर रही होती है नालियों में, ये उन ब्लॉकेजेस को कम करती है, ये होने नहीं देती। ना सिर्फ दिल के नालियों की ब्लॉकेजेस होती है, बल्कि टांगों की, बाजुओं की, दिमाग की, शहरक की,
हर जगह पे इस कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई का असर होता है। हाँ, जहाँ पे गैर ज़रूरी होता है वहाँ पे डॉक्टर खुद समझ जाता है कि अब गैर ज़रूरी है, इसको ज़्यादा देर जारी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखें, जहाँ पे नहीं ज़रूरत फिर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने देखना होता है कि साइड इफ़ेक्ट को मेजर करें या बेनिफिट्स को मेजर करें तो फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर फ़ायदा ज़्यादा तो जारी रखेंगे, नुकसान ज़्यादा तो उस दवाई को हम बंद कर देंगे। जहाँ पे मरीज़ की साइड इफ़ेक्ट होने का डर है, हम दवाई को बंद कर देते हैं। लेकिन जहाँ उसका फ़ायदा ज़्यादा उससे हो रहा है और बंद करने से नुकसान ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम दवाई बंद नहीं करते, उसे जारी रखते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई, दिल का मरीज़ जो डॉक्यूमेंटेड है, जो दवाइयाँ ले रहा है, जिसकी नालियाँ बंद हैं, जिसका बाईपास हो चुका है, जिसको स्टेंट डाल चुका है, उसको नहीं बंद करनी चाहिए अनलेस कि उस दवाई के साथ कोई उसे प्रॉब्लम हो रहा हो या साइड इफेक्ट हो रहा हो, फिर वो बंद करे, और वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। उसके मशवरे के बगैर दवाई को किसी सूरत बंद। देखें, दिल के मरीजों में कई दफ़ा 2-3 दवाइयाँ जो है ज़रूरी होती हैं। या तो कोई बीटा ब्लॉकर होता है, या कोई नाइट्रेट होता है, या फिर एस्पिरिन होती है, या कोलेस्ट्रॉल वाली होती है। 3 दवाइयाँ जो है उससे जारी रखनी होती है। और एक एंजिसेट जो एमरजेंसी वाली दवाई है, ज़बान के नीचे रखने वाली, वो हर वक्त उसकी जेब में मौजूद, चाहे उसे पिछले 5 साल से सीने में दर्द नहीं हुआ और 5 साल के बाद अचानक ऐसी जगह पर उसे दर्द हो गया जहाँ उसके पास गोली नहीं है, और वो उस गोली उसको हार्ट अटैक से बचा सकती है। उसकी नाली थोड़ी देर के लिए खोल के फ्लो रेस्टोर करे तो हार्ट अटैक बच सकता है। इसलिए जहाँ भी होगा वो गोली इस्तेमाल करेगा, उसे फ़ायदा होगा, चाहे 5 साल के बाद ज़रूरत पड़ी है। लेकिन ये उसके पर्स में ज़रूर और जेब में रोज़ाना पड़ी होनी चाहिए और हर जगह पे पड़ी होनी चाहिए, ताकि उसे ढूंढनी ना पड़े और चंद सेकंड में और 1 मिनट में गोली निकल आए और वो उसे इस्तेमाल कर सके। क्योंकि इमरजेंसी तो किसी जगह हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, बाजार में हो सकता है, आप जंगल में जा रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, जीटी रोड पे, मोटर में, दरमियान में है, जहाँ पे ना नज़दीक कोई डॉक्टर है, ना कोई आपको फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये दवाई आपको फ़ायदा पहुँचाती है। और साथ आपके पास हर वक्त डिस्प्रिन की गोली ज़रूर होनी चाहिए, और जहाँ पे आपका हो डिस्प्रिन की गोली, आप दर्द हो एंजिसिड रखें और डिस्प्रिन की गोली जो है वो चबा के खा जाएँ, तो उसका अच्छा असर शुरू हो जाता है। खून का जो क्लॉट पे बना हो तो वो पिघलना शुरू हो जाता है और आपकी नाली खुल सकती है उससे। ठीक है सर, आजकल ये भी रिवाज है कि मल्टी वाइटमिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड और इस तरह की जो बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक कॉलर अगर इजाज़त दें तो सर हम शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉनर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ज़रूर बोल रहा हूँ जी, वाकई। जी, सवाल कीजिएगा। अच्छा, मेरे भाई हैं, उनको अटैक हुआ था 7 फरवरी को 2021। जनाब। तो AFIC में उनको एक स्टंट डला था जनाब। फिर उनका बाद में थेरियम स्कैम हुआ तो उन्होंने कहा कि इनको 3 स्टंट और डलने। ठीक है। फिर 25 मई को 2 स्टंट और डले उनको। ठीक है। एज उनकी 70 ईयर है जी। वेट उनका 65 kg अप्रॉक्सीमेट। जनाब। EF उनकी 25% है। ठीक है। तो डॉक्टर ने अभी लिमिट किया हुआ उनको 4 से 6 गिलास पानी से ज्यादा पानी नहीं पीना, जनाब। नमक बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है। तो इस वक्त जो दवाइयाँ ले रहे हैं मॉर्निंग टाइम में लो प्लेट प्लस लेते हैं 75 मिलीग्राम। ठीक है। स्पायरोमाइड लेते हैं 60 मिलीग्राम, वो भी पहले 40 थी फिर 20 ऐड कर दिया क्योंकि उनके बॉडी में पानी आ गया था। ठीक हो गया। कार्डिनेट लेते हैं 2.6 मिलीग्राम। ठीक है। वेडिकार लेते हैं 6.25 की हाफ टेबलेट्स मॉर्निंग में। जी। ठीक है। अच्छा, इवनिंग में लेते हैं अल्सीमिल 40 मिलीग्राम। ठीक है। एक्सप्लेंडेड लेते हैं वो 20 मिलीग्राम। जनाब। एक्सीवर जो होता है वो 25 मिलीग्राम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, रेमी पेस जो है वो 2.5 मिलीग्राम लेते हैं। जी। ठीक है। कार्डिनेट जो है वो 2.6 मिलीग्राम लेते हैं। जी। जी। और वेडिकार दोबारा शाम को आधी गोली लेते हैं। ठीक है। सवाल क्या उनको करना प्रॉब्लम चाहिए? अभी ये है कि जी, जी। उनको पानी जो है बॉडी में वो ज्यादा जो है वो उनका अक्युमुलेट हो जाता है। जी, वो आपने बताया स्टेंट आपके एक दफ़ा फरवरी में पड़े हैं और फिर मई में 2 और पड़े हैं। जी, 1 फरवरी में 8 फरवरी को डला है और 2 25 मई को मई को डले हैं। ठीक है। तो और अभी भी थेरियम स्कैम में ये था कि एक शायद उनको और डलना है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको अभी फिलहाल छेड़ना खतरनाक है। ठीक हो गया। पानी कब पड़ा था? ये जो पड़ा था आपने बोला पानी जिस समय ये पड़ा? अभी हमने इनका पानी निकलवाया तकरीबन 25 अक्टूबर को 25 सितंबर को निकलवाया था एक दफा, फिर यकम को निकलवाया था, 2 दफा निकलवा चुके हैं। 25 सितंबर को 2 पानी लीटर पेट निकला में है पेट और में फिर पड़ा था? यकम को 2 लीटर ये निकला। पेट में पड़ा था या फेफड़ों में पानी पड़ गया था? ये पेट में से 2 लीटर पेट में से ड्रेन हुआ था। ओह अच्छा। और दवाइयाँ ये बाकायदगी से खा रहे हैं? दवाइयाँ ये बाकायदगी से खा रहे हैं, बिल्कुल पाबंदी के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी मसला उनको ये है कि उनका BP जो है ना वो बहुत लो रहता है। जी। जी।
ठीक है। और उनका एवरेज बीपी जो है वो 50/70 रहता है। ठीक है। अब वो रेमी पेस आपने बोला 2.5 मिलीग्राम वाली खा रहे हैं? हाँ, रेमी पेस 2.5 मिलीग्राम ठीक। ये लेते हैं रात को। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये वहाँ से जी जी बिल्कुल, मैंने सवाल सारा सुन लिया, अभी टाइम हमारे पास बड़ा थोड़ा है। उसमें यह है कि इनको चाहिए कि इनका जेवर गोली बंद कर दें और रेमी पेस बंद कर दें। स्पायरोमाइड जो है वो एक सुबह दें और एक दोपहर को दें, सुबह नाश्ते के बाद, और बाकी लॉपरिन वगैरह और जो कोलेस्ट्रॉल की गोली है वो देते रहें। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ फ़िलहाल देने की बात हो। मुझे ये है कि जितनी ये दवाइयाँ ले रहे हैं इससे ब्लड प्रेशर भी इनका ड्रॉप कर गया है, इनका मुझे लगता है इलेक्ट्रोलाइट्स भी डिस्टर्ब होंगे, पोटेशियम वगैरह भी ऊपर चला गया होगा, और पानी इनका जो किसी सूरत में रुक नहीं रहा। तो अभी कुछ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनका ज़रूरी होगा कि अगर इनका पानी पेट में पड़ा हुआ है और इनके पाँव सूजे हुए हैं तो इन्हें लेसिक्स के इंजेक्शन वेन के अंदर, रग के अंदर जो देने हैं वो 40 मिलीग्राम सुबह, 40 मिलीग्राम 2 बजे दोपहर को 4 से 5 दिन दें। इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर कराएं जिसमें हमें पता चले सोडियम कितना है, क्लोराइड कितने हैं, पोटेशियम कितना है। पोटेशियम की जो एक एमरजेंसी होती है और एक एमरजेंसी होती है सोडियम की, जिसमें से हाइपोनेट्रीमिया होता है, पेशेंट कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वहाँ पे अगर वाह में हैं, इन्होंने बताया वाह में, या तो वाह में वहाँ पे दिखा लें अपने वाह हॉस्पिटल में, या एफआईसी में दोबारा दिखा लें, क्योंकि इनकी हालत जो है ये घर में रखने वाली नहीं है, ये एडमिट करवाने वाली है, जिनको इन्हें लाइसेंस के इंजेक्शन लगने चाहिए, और मेडिसिन इनकी जितनी कम हो सके वो कम होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है वो उतनी होनी चाहिए। और इन्हें चाहिए कि वहाँ या वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा के लाइसेंस इंजेक्शन लगवा लें, या फिर एफआईसी में दाखिल होकर वहाँ पर इंजेक्शन लगवा लें। ठीक है सर। और पानी भी सर लिमिट करने की ज़रूरत है कि नहीं है? पानी आई थिंक वो लिमिट इसमें ज़रूरत होती है, जितनी प्यास लगे उतने लगे, लेकिन उसी हिसाब से आपको इंजेक्शन लग जाए तो ज़्यादा बेहतर, और वेट होता जाएगा कितना जिसम में से पानी निकला है और कितना ये पी सकते हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आप सवाल नहीं कर सके, टेलीफोन नहीं मिला, तो आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। अगले जुमेरात को फिर से हाज़िर होंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।